नमस्कार सर, इंडियन एस्पिरेंट शो के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर, इस शो को स्टार्ट किया गया एक पर्पस के साथ। कई सारे एस्पिरेंट जब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान कई सारे क्वेश्चंस और डाउट्स उनके मन में आते हैं। उन्हीं सब क्वेश्चंस और डाउट्स के ऊपर हम आज बातचीत करने वाले हैं। एक अच्छा प्रयास है किसी भी एग्जाम की तैयारी करना। इसकी शुरुआत ही किसी डाउट से होती है, और अगर हम किसी भी डाउट को अगर क्लियर करने में सफल रहे तो शायद ये शो अपने सफलता के नए आयाम में स्थापित हो सके। सर, थैंक यू सो मच सर। सर, अभी रिसेंटली कोटिल एकेडमी ने 20 इयर्स कंप्लीट किए। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सर, कोटिल एकेडमी के 20 सालों में एज अ ब्रांड बनते हुए सबने देखा है, तो मैं चाहूँगा इस शो की शुरुआत हमारे ऑडियंस को आप बताएं कोटिल की जर्नी के बारे में। और कोटिल एकेडमी के आई एम श्योर कि जब भी कोई ब्रांड या कोई बिजनेस बड़ा बनता है तो उसमें कई सारे डार्क साइड्स और कई सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो भी आप हमारी ऑडियंस के सामने देखिए। कौटिल एकेडमी एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में पूरी संस्था है, जहां हम सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, MPPSC, बैंकिंग, SSC, रेलवे, जुडिशरी सर्विसेज में हम बात करें तो सिविल जज, ADPO, मिलिट्री सर्विसेज की बात करें तो NDS, CDS, सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाते हैं। हमने एक प्रयास ये किया था कि टीम वर्क के माध्यम से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक छत के नीचे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो मल्टी डायमेंशनल है। किसी के साथ अगर हो सकता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, किसी को साइंस में हो सकता है, किसी का इंग्लिश ठीक ना हो। तो पहला चैलेंज ये था कि सही टीचर्स को, सही गाइड्स को एक साथ इकट्ठे करना। सही बात समझना, सभी प्रकार की बुराइयां बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाती हैं, पर दिमाग वालों को इकट्ठा करना आसान नहीं होता। तो ये बड़ा चैलेंज था, सही फैकल्टी इस टीम को इकट्ठा करना। और उसके साथ हमने एक आदर्श वाक्य अपने साथ इस एक मोटो के रूप में सामने रखा कि परिश्रम आपका। कारण ये कि जब तक परिश्रम नहीं होगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिना मेहनत के हम किसी चीज को अचीव कर भी नहीं सकते। परिश्रम आपका, आप मतलब कौन? स्टूडेंट्स। मार्गदर्शन हमारा, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के अगर परिश्रम होता रहे तो वो किसी डायरेक्शन में नहीं पहुंचेगा। और लास्ट अगर ये दोनों चीजें सही हो जाएं तो सफलता सबकी। सबकी में सिर्फ स्टूडेंट और हम नहीं, ये समाज और ये देश भी शामिल है। क्योंकि हम जिस चीज की तैयारी करवा रहे हैं, अगर स्टूडेंट सफल हो गया तो डेफिनेटली वो भारत भाग्य विधाता के रूप में वो कार्य करने वाला है जो देश, समाज और जनता के लिए उपयोगी होगा। तो ये शुरुआती दौर था। जब चीजें आगे बढ़ती गई, आप कह रहे हैं 20 साल हो गए, लेकिन हाँ, मुझे तो लगता है कि अभी शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो की जानी है। और पिछले 2 साल के जो कोविड-19 का जो इफेक्ट था, जो लॉकडाउन्स थे, उसने हर चीज को एक नए डायमेंशन में एस्टेब्लिश कर दिया है। चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे वो पढ़ने के तरीके की बात करें, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ कि अभी ह्यूमन लाइफ से एक चीज बहुत तेजी से गायब हुआ, हालांकि वो एस्टेब्लिश हो रहा है, दैट इज डिसिप्लिन। क्योंकि जब लॉकडाउन था तो कौन कब उठ रहा है, कब कौन क्या कर रहा है, किसी चीज का कोई टाइम टेबल नहीं था। और ये चीज अभी स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। अभी मुश्किल है उस लेवल तक पहुंचना। अगर आप 10th 12th का रिजल्ट देखें, चाहे UPSC का रिजल्ट देखें, हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए। सर, मैं चाहूँगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बताइए। ये एग्जाम की डिमांड क्या है और एक एस्पिरेंट का क्या माइंडसेट इन एग्जाम्स के लिए होना चाहिए? नाम है बोले सिविल सर्विसेज। शुरुआती दौर में देखें तो एक ह्यूमन सोसाइटी को रन करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, उसमें 2 चीजें हैं, शासन और प्रशासन, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि एक का काम है पॉलिसीज बनाना, नीतियों को बनाना, और दूसरा है उसका एग्जीक्यूशन, नीतियों को लागू करना। तो नीतियों को लागू करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पूरी समझदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उस बनाई हुई नीति को जनता तक पहुंचाए, इम्प्लीमेंट करे, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वो जन कल्याणकारी आयाम के साथ, जो शब्द है पब्लिक वेलफेयर, उस डायमेंशन में उसको एस्टेब्लिश कर दे। तो सिविल सर्विसेज, चूंकि हम डेमोक्रेटिक वे में अपने सोसाइटी को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रन करते हैं, तो इस लोकतंत्र में जो अनिवार्य तत्व है वो है सही लोगों का पॉलिटिक्स में आना। और सही लोग अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो जो पॉलिसीज है वो सही बनेंगे। एक समय तक पॉलिसी मेकिंग बहुत कठिन काम था, लेकिन एक समय आया जब समझ में आया कि पॉलिसी मेकिंग, ये तो कोई भी एक एयर कंडीशन चेंबर में एक बिस्लरी का बॉटल लेके शांतिपूर्वक बैठ जाए तो आराम से काम कर सकता है, बढ़िया पॉलिसी बन जाएंगे। असली काम है उसका एग्जीक्यूशन, क्योंकि उसके लिए वो एक्सपर्टाइज भी चाहिए, उसके लिए वो संसाधन, रिसोर्सेस, वो जनता तक पहुंच, और फिर उस समझ के साथ उसको एग्जीक्यूट करना। ये सारी चीजें
पहले तो मंत्रियों के माध्यम से और राजाओं के समय में बहुत इजी वे में हो जाता था, लेकिन जब लोकतंत्र में सही लोगों को चुनने की बारी आई तब एक एग्जाम क्रिएट किया गया जिसमें सही लोगों की जो पहचानना है, उनको छांटना है, उनको ट्रेनिंग देना है। ये पूरा जो प्रोसेस है, एक शब्द है पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन, इसमें भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो पहली बात तो एक सिविल सर्विसेज क्या है, तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के बनाए गए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम है जो जन कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। दूसरी बात ये कि कैसे लोग चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का माइंडसेट है ऐसे लोग जो पूरी ईमानदारी और इंटीग्रिटी के साथ इसको एग्जीक्यूट करें। और दूसरा स्टूडेंट की जो मानसिकता है वो ये चाहिए कि वो एक समझदारी के साथ सारे विषयों को समझता हो। एक बात समझें, अगर कोई नया कलेक्टर किसी एक नया डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुआ तो उसको देखना पड़ेगा कि उस एरिया में वहां का सॉइल क्या है। अगर मिट्टी है तो यहाँ क्रॉप क्या होगा, क्रॉप ये है तो यहाँ के लोगों की इकोनॉमी कैसी होगी, इकोनॉमी ऐसी है तो यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होगा, लाइफ स्टाइल ऐसा है तो यहाँ के लोगों की समझ क्या होगी, सोच क्या होगी। कुल मिलाकर अगर वो ज्योग्राफी ठीक से पढ़ ले तो मिट्टी को देख के वहां की हर चीज का एनालाइज करना इजी हो सकता है। तो सिलेबस में जो चीजें हैं उसमें हर डायमेंशन में एक स्टूडेंट को पूरा परिपक्वता के साथ एक मैच्योर वे में एक ऑफिसर के रूप में एस्टेब्लिश करना, इस दृष्टिकोण को रखते हुए सिलेबस डिजाइन किया गया। और जो स्टूडेंट इसको क्लियर करके आते हैं डेफिनेटली इस लायक होते हैं कि वो भारत भाग्य विधाता के रूप में हर योजना का इम्प्लीमेंटेशन देश हित में कर सके। सर आई थिंक जब कोई भी स्टूडेंट अपने कैरियर को डिसाइड करता है तो उसके कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे अगर सिविल सर्विस के लेके हम लोग बात करें तो कुछ एस्पिरेंट के रीजंस होते हैं, जॉब सिक्योरिटी, कुछ का होता है पावर, कुछ का होता है एक अच्छी लाइफस्टाइल। आपके अकॉर्डिंग सर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने के लिए या ऑफिसर बनने के लिए क्या राइट रीजंस होने चाहिए? अगर पहले वाले तीनों हैं तो गलत है ना, ना इसमें पावर है, ना कोई लाइफ स्टाइल है। यहाँ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ है तो हर प्रोग्राम को, हर जिम्मेदारी को निभाते हुए वो पब्लिक वेलफेयर में काम करना। यहाँ किसी प्रकार का टाइम टेबल नहीं है कि आप इतने बजे ऑफिस जाएंगे, इतने बजे फ्री हो जाएंगे। ये 24/7 की ड्यूटी है ना। तो इसलिए जब तक आप उस विजन के साथ नहीं है कि आप देश के लिए कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए आपके पास कुछ विजन है, आप उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचाना चाह रहे हैं जिससे मिलके पूरा देश बनता है, अगर ये विजन नहीं है तो सिविल सर्विसेज में ऐसे लोगों की स्थान भी नहीं है। सर ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हमने देखे हैं जो आज ऑफिसर हैं और उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर किया है। एग्जाम्पल जैसे अक्षत जैन सर जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, हर्षल चौधरी सर, अक्षय सिंह मरकाम सर जिन्होंने पीएससी क्लियर किया है सर। और वहीं ऑन दी अदर हैंड कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 4 साल 5 साल की प्रिपरेशन के बाद भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे। आपके अकॉर्डिंग दोनों ही केसेस में स्ट्रेटेजिक डिफरेंस क्या हो सकते हैं? देखिए मेरे पास तो दोनों एक्सपीरियंस हैं। एक स्टूडेंट है जिसने 39th ईयर में जाकर के एमपीपीएससी टॉप किया है ना। 39 ईयर, दैट मींस सोच सकते हैं कि उसमें रैंक 1 लाना एमपीपीएससी में ये अपने आप में आसान काम नहीं होता। और ये भी रिकॉर्ड है मेरे पास कि 20 साल में डीएसपी और 21 साल में डिप्टी कलेक्टर्स है ना, और 22 साल में आईएएस, ये रिकॉर्ड्स भी मेरे पास है, मेरे स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए। तो मुझे लगता है कि कई बार ना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी का मैटर नहीं होता, कई बार टाइम, लक और आपके किए गए एफर्ट्स का वो टाइम क्लिक करना, ये सारी चीजें हैं। तो किसी ने सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई कर लिया, किसी ने उसको लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, किसी ने लिखने का प्रैक्टिस किया तो इंटरव्यू में प्रॉपर मार्क्स नहीं लाया। क्या रीजंस हैं असफलता के, ये तो चेक किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना ये तभी पॉसिबल है जब आपने हर डायमेंशन में अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने समझ को विकसित कर लिया। अगर ये कर लिया तो सिलेक्शन सुनिश्चित है। यहाँ किसी भी एक पॉइंट पे कमी रह गई तो फिर वो अटेम्प्ट्स काउंट करते रहो या सुपर सीनियर बन जाओ। तो दोनों चीजें देखी है मेरे को। सर अभी स्पेशली लॉकडाउन के बाद में सर ऑनलाइन एजुकेशन का एक बूम चल रहा है और कई सारे एडटेक कंपनीज इस पे काम कर रही है। क्या आपको लगता है ऑनलाइन एजुकेशन पे आपके व्यूज क्या हैं और क्या ये इफेक्टिव है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हर चीज में आगे बढ़ती जा रही है। एजुकेशन अभी तक इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ लॉकडाउन के बाद इसका इम्पोर्टेंस और इसका जो इंटरफेयर है इस फील्ड में वो तेजी से बढ़ा है और हर चीज में बढ़ा है, सिर्फ एजुकेशन नहीं। हर फील्ड में बिना कंप्यूटर के आज आप काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं कहता हूं कि एजुकेशन, शिक्षा, ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, असंभव है। आप ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, ऑनलाइन आप समझा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन
ये अपने आप में बहुत मल्टी डायमेंशनल शब्द है, जहां आपके नॉलेज से लेकर आपकी पर्सनालिटी तक हर चीज का चेंज होना, और ये सिर्फ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि बाकी सारी चीजें कितनी ही बदल जाएं, आज भी स्कूल कॉलेज जो क्लासेस हैं वो सेम पैटर्न पे एक टीचर सामने खड़े होता है, स्टूडेंट सामने बैठते हैं और बात होती है। क्योंकि जब तक वो आई कांटेक्ट, जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है कि एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। सर जैसे इसके डिस्पाइट हैविंग टू मेनी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, तो एडटेक कंपनी फिर भी कई सारी कंपनी बहुत ज़्यादा इंडिया पे बूम कर रही है। जैसे अमन धतरवाल का नाम आपने सुना होगा, फिजिक्स वाला, स्टडी IQ। सर क्या ऐसे ही स्टार्टअप जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या हम कौटिल्य को भी एग्रेसिवली एडटेक में पार्टिसिपेट करते हुए देख सकते हैं? इसके ऊपर आपका कोई व्यू है? डिपेंड करता है। देखिए क्या है कि जब हम कुछ नई चीजों को मार्केट में लाते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी ही उसको बहुत तेजी से एक्सेप्ट करता है, अगर उसके मन के पास हो। अगर एडटेक कंपनीज के काम देखें तो उन्होंने जिस तरीके से एजुकेशन को नए तरीके से पेश किया, और खास करके तब जब कोई चीज अवेलेबल नहीं था, टीचर्स अवेलेबल नहीं थे क्लास में, तो उस समय ये चीजें आगे आई हैं। और ह्यूमन नेचर है कि अच्छी चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छी चीजें होंगी तो एक्सेप्ट की जाएंगी, लेकिन फिजिक्स का एक बेसिक लॉ ये भी है कि कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ा है तो वो कब तक सस्टेन करेगा डिपेंड करता है। तो कई एडटेक कंपनी जिन्होंने मल्टी बिलियनियर के रूप में एस्टेब्लिश अपने आप को किया, लेकिन अब उनके जो शेयर्स के रेट है या उनका जो वर्थ है वो उतनी तेजी से नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ये जो कहना है कि कौटिल्य एकेडमी भी एजुकेशन को ऑनलाइन मीडियम में हम हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम उसको एजुकेशन का बेस नहीं मानते, हम उसको एज ए सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। स्टूडेंट पढ़ने के बाद अगर किसी चीज को रिवाइज करना चाहता है, कुछ समझ और एक्स्ट्रा विकसित करना है, कुछ नोट चाहिए, हम वहां उसको एज ए सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इसलिए वो चीजें थोड़ी सी सेकेंडरी दिखती हैं। मेन तो वही है कि क्लास में स्टूडेंट बैठा हो और टीचर उसको सामने पढ़ा रहा हो, उसके डाउट्स क्लियर कर रहा हो, पढ़ाई तभी पॉसिबल है। सर इसको अगर मैं जिस समझूं तो एक स्टूडेंट का किताबों से कनेक्ट डायरेक्ट होना जरूरी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस हो, लेकिन वो बुक से और लाइब्रेरी से कनेक्टेड होना जरूरी है। आपके अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी और बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए? उसके बिना तो स्टूडेंट ही नहीं है। किसी स्टूडेंट का बेस क्या है? पढ़ना, और पढ़ेगा किससे? वो बुक्स एंड लाइब्रेरी से, है ना। ये फॉर्मेट बदलते रहे हैं, बुक पहले किसी और फॉर्मेट में था, आज किसी और फॉर्मेट में, पर बुक और स्टडी मटेरियल तो है। आप कंप्यूटर पे पढ़ें या बैठ के टेबल पे रख के, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मटेरियल है वो बुक तो है, भले ई फॉर्मेट में सही। सर एक सेमिनार में आपने बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट देश की समस्या नहीं है, वो एक पर्सनल समस्या है। मैं चाहूंगा सर इस कॉन्टेक्स्ट को पहले आप हमारे व्यूअर्स को समझा दें कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है पूरा। दरअसल ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में था, वो आपने बहुत छोटा सा पीस कट करके अपने स्टेटमेंट बना लिया मेरा, ऐसा नहीं था वो। दरअसल क्वेश्चन उसमें था कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो देश की सबसे बड़ी समस्या में कई लोगों ने गरीबी, बेरोजगारी, कुछ लोगों ने कहा था। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी, मैं तो जस्ट अपोजिट बोल रहा हूँ। मुझे आज वर्कर्स चाहिए, अवेलेबल नहीं है लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो काम करने के लायक नहीं है। तो इस कंडीशन में आप बेरोजगारी की परिभाषा कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो पहले ये कि आप कोई काम चाह रहे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तब आप बेरोजगारी की श्रेणी में हैं। और आज के डेट में जो शब्द है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये बहुत तेजी से उठा है। आपके पास अगर स्किल है तो आज तो चाय वाला भी मल्टी मिलियनियर है। तो काम करना अगर कोई चाहे तो बेरोजगारी हो ही नहीं सकती। तो बेरोजगार कोई अगर है तो कहने की टेक्निकल मिस्टेक है, तो समझना पड़ेगा कहाँ गलती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही थी कि भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी तो नहीं है। सर मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि अपने कैरियर के स्टार्ट में मैंने भी पहले जॉब परस्यू किया है। आई फील कि इस वक्त इंडियन यंगस्टर्स के अंदर स्किल की कमी ऑब्जर्व होती है। आपके अकॉर्डिंग स्किल इंडिया बनाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट साइड से भी और पर्सनल लेवल पे भी, और क्या आपका इसके लिए कोई एक्शन प्लान है? स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम का शब्द है। मैं उसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप खुद भी सोचिए और मैं दर्शकों से भी कहता हूँ कि आप सोचिए जरा, जिस दिन आपका बर्थडे होता है आप लगभग कितने केक कट करते होंगे? रात को 12 बजे चालू होता है और दूसरे दिन शाम तक ऑन एन एवरेज कितना केक काटते होंगे? आप पर्सनली पूछता हूँ मैं। चलो सर मिनिमम 3 तो हर मिनिमम 3 से 4 है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। चलो 130 करोड़ लोग केक नहीं काट करते, 50% भी अगर है और एक व्यक्ति 3 बार मिनिमम केक कट कर रहा है, अगर क्या किसी भी प्रकार के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में केक बनाने का कोई कोर्स है हमारे पास?
मैंने बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, और ऐसे कई काम हैं जिसमें करोड़ों के काम हो रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉर्मल वे में कोई तरीका नहीं है। देखा, केक बनाने वाला केक बना के रख जाता है, लेकिन जब आप केक खरीदने जाते हैं और जब बोलते हैं इसमें कुछ लिखना है, तो एक अनपढ़ व्यक्ति वो एक क्या कहेंगे उसे लेके खड़ा हो जाएगा, बोले क्या लिखना है बताओ, अच्छा लिख दो, तब वो देख करके उसको नकल कर देगा। तो ये स्किल डेवलपमेंट बहुत मल्टी डायमेंशनल है, हर जगह स्किल की आवश्यकता है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठा रही है, डेफिनेटली अब वो धीरे धीरे असर उसका दिख रहा है, पर अभी टाइम है, क्योंकि हर चीज में स्किल की आवश्यकता है। चाहे हम जिस छोटे से काम में लगे, यहाँ भी अगर स्किल्ड लोग ना हो तो क्या ये इस क्वालिटी में लोगों तक पहुंच पाएगा? डेफिनेटली नॉट। तो ये केक काटने से लेके वीडियो रिकॉर्डिंग तक मुझे लगता है हर चीज में स्किल रिक्वायर्ड है। और अभी तो स्थिति है कि बी लोगों ने कर लिया है, इंजीनियरिंग का मीनिंग नहीं पता, और जिसमें बी किया है उस सब्जेक्ट बारे में नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इस कंडीशन में इंजीनियर्स इतने ज्यादा बन के आ गए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज न होने की वजह से इनकी इंजीनियरिंग देश के किसी काम नहीं आ रही है ना। तो स्किल डेवलपमेंट ये तो हर फील्ड में नीडेड है। सर मैं इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा सीरियस पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूँ, और ये सारे जो क्वेश्चंस है ये एक सीनियर एस्पिरेंट जो 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिल में कई बार रहता है। सर कोई अगर एस्पिरेंट है जो 3-4 साल 5 साल प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी रीजन से उसका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उसके बाद में वो किसी और फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए सोचता है कि प्लान बी की तरफ जाना चाहिए, तो ऐसी कौन सी मूवमेंट होना चाहिए जहाँ पे एक एस्पिरेंट को प्रिपरेशन क्विट कर देनी चाहिए? नहीं भाई, इसका कोई ऐसा रॉकेट साइंस जैसा कोई पॉइंट नहीं है मैं बता सकूं कि ये हो गया तो यहाँ से अब रॉकेट टेक ऑफ कर जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। क्योंकि मैंने तो सभी प्रकार के लोगों को देखा है, मैंने जो एग्जांपल दिया 39 इयर्स में जो पीएससी टॉप कर रहा है, अगर वो 34 ईयर में भी क्विट कर गया होता तो कैसे रिजल्ट पे आता, है ना। तो ये ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे मैं इसका आंसर दे सकूं, लेकिन हाँ आपको अपनी टेंडेंसी समझनी पड़ेगी, आपको अपने बेसिक नेचर को समझना पड़ेगा कि आप स्टडी कैसे करते हैं, आपके स्टडी का पैटर्न क्या है, जब आप स्टडी करते हैं तो कितनी चीजों को याद रख पाते हैं, क्या वो समझ विकसित कर पा रहे हैं जो एक एग्जाम के लिए नीडेड है। अगर ये सारी चीजें हैं तो कोई बात नहीं, वेट करें, रिजल्ट जिस दिन भी आएगा उस दिन आपके सारे जो मेहनत थे ना वो सब एक दिन के अंदर सारे फ्रूटफुल नजर आएंगे, है ना। और रिजल्ट नहीं आएगा तो डेफिनेटली हर दिन आपको एक भारी पड़ने वाला है। इसलिए ऐसा कोई पैरामीटर नहीं जिसके आधार पर इसका आंसर दे सकूं, क्योंकि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। सर एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब 4 साल 5 साल नहीं होता सिलेक्शन, तो प्रिपरेशन का बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, सिलेक्शन ना होने का डर हो जाता है, फैमिली और सोसाइटी के कई सारे ताने और कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, और एग्जाम का फॉर्मेट भी यही है क्योंकि पेशेंस रिक्वायर्ड है। तो सर आपके अकॉर्डिंग इस डिप्रेशन में, ऐसी स्थिति में कई बार एस्पिरेंट डिप्रेशन की ओर जाने लगता है, इस डिप्रेशन को डील करने के लिए क्या टेक्निक्स आजमा सकता है एस्पिरेंट? देखो पहली बात तो है कि जो डिप्रेशन शब्द है ना, ये बेवकूफों या गधों के लिए नहीं है। डिप्रेशन में वही जाते हैं जिनका दिमाग होता है और तेज होता है। दो मतलब विपरीत बातें कह रहा हूं मैं, समझे इस बात को। लेकिन डिप्रेशन में वो क्यों जाता है? जब वो अपने दिमाग का सही जगह यूज नहीं करता है। दोनों रीजन सहमत हो गए। अगर कोई एग्जाम है क्लियर नहीं हो रहा है तो पहली बात तो ये कि देखो कि अगर आपकी तैयारी पूरी है और कहीं छोटी मोटी गलतियां हैं उसको सुधार के अगले एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। और कंटिन्यूस एग्जाम हो रहे होते हैं, एक एग्जाम के बाद दूसरा, लगातार वैकेंसीज, लगातार फॉर्म्स भरे जाते हैं। और अगर आपको फील हो जाए कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा तो आप कुछ दूसरा काम देखिए। आप जबरदस्ती 5 साल बैठ करके सिर्फ ईयर काउंट या एज काउंट करने बैठे हैं तो ये तो होना ही है फिर। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि अगर कहीं मिस्टेक है, सुधार के हम आगे बढ़ सकते हैं, दैट्स ओके। और नहीं है तो वो दूसरा कौन सा फील्ड है, हमारा बैकअप प्लान क्या है जिसमें जाके हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम लाइफ का बेस तो नहीं हो सकता। शुरुआत हो सकता है, एक नई जर्नी की बिगिनिंग वहां से हो सकती है, पर वो लाइफ का बेस है, सिर्फ लाइफ उस पर डिपेंड, ये तो मैं नहीं मानता कम से कम। सर इसी सिचुएशन में जब कोई अगर एस्पिरेंट प्रिपरेशन क्विट करके किसी और फील्ड में कैरियर बनाता है, और ये पर्सनली मैंने भी फील किया कई सारे एस्पिरेंट्स के साथ में, कि जब आप प्रिपरेशन क्विट करके किसी और फील्ड में अपना कैरियर बना लेते हैं तब एक एथिकल डायलेमा की शुरुआत होती है कि वहाँ पे कुछ टाइम काम करने के बाद आपको लगता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सपने थे ऑफिसर बनने के और मैं ये जो कर रहा हूँ शायद ये मेरे लिए सही नहीं है। उस फीलिंग से खुद को डिटैच करना कैसे पॉसिबल? हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो सच्चाई सामने है उसे स्वीकार करें। सिलेक्शन हो गया है तो आप योग्य हैं, आप सही थे, और नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करें कि आप योग्य नहीं थे, कुछ गलतियां थी। तो जो काम आपके पास उसको ईमानदारी से करें। और मेरा इस बारे में
फीलिंग कुछ हटके है, बताऊं मैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। दिन में सूर्य को कितने बार देखते होगे? सर उसका कोई काउंट नहीं है। देखते हो क्या सूरज को एक बार भी? हाँ। सूर्य को देखते हो क्या? एक बार और सोच लो। सर सूर्य की तरफ जरूर देखते हैं। दैट्स इट। हम सूर्य को नहीं देखते, लेकिन सूर्य की प्रकाश में हर चीज को देखते हैं। ऐसा ही कुछ सिविल सर्विसेज तैयारी है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अगर किसी ने ईमानदारी से पूरे किया हो, तो मैं कहता हूँ उसकी पर्सनालिटी अलग नजर आएगी। फिर वो काम कुछ भी करे, उसके काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, बशर्ते कि उसने ईमानदारी से तैयारी की हो। मेरा शर्त ये है ना। और ईमानदारी, ये शब्द के पैर जो मीनिंग है ना, कई डायमेंशन में। हमने ईमानदारी में ये तो समझा है कि रूम में कोई चीजें मत छूना, किसी से झूठ मत बोलना, लेकिन अकेले में हम क्या करें, हम अपने साथ क्या करते हैं, ये ईमानदारी के पैरामीटर में नहीं है। और जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा मन अच्छे से जान रहा होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, है ना। तो जिसने भी ईमानदारी से तैयारी की है, उसकी पर्सनालिटी ये अलग नजर आएगी, और वो काम कुछ भी करे, उसे काम करने का तरीका बाकी लोगों से अलग होगा, और अलग होगा तो डेफिनेटली वो हमेशा एक डायमेंशन से ऊपर नजर आएगा। एब्सोल्युटली राइट सर। एंड आई थिंक कि सर जब प्रिपरेशन में जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क एफर्ट्स लगाए, वो किसी भी फील्ड में वो शोकेस होता है। सर सर इस अब तक के आपके एक्सपीरियंसेस में आपने कई सारे एस्पिरेंट्स को देखा है, कई सारे टॉपर्स, कई सारे सिलेक्शंस हम कौटिल्य एकेडमी ने दिए हैं। सर ऐसी कौन सी 3 एडवाइसेस है जो हर एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए अपनी इस जर्नी के अंदर? पहला एडवाइस तो ये है भाई कि अपने टेम्परामेंट को पहचाने, अपने आप को समझे, अपने आप को स्टडी करें, क्योंकि हम बुक्स का स्टडी करना चाहते हैं, अपने आप का नहीं। हर किसी की अपनी कुछ अच्छाइयाँ कुछ कमियां होती हैं, तो सबसे पहले अपनी अच्छाइयों और कमियों को समझें। अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, आपका राइटिंग स्किल अच्छा है, और आप समझ से अपनी बात को बोल सकते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए है। आइए ट्राई कीजिए, और इनमें से कोई कमी है तो अपनी कमियों को दूर कीजिए। दूसरा ये कि कठोर परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये फील्ड थोड़ा सा क्रेजीनेस के साथ पढ़ने वालों का है। यहाँ कई बार पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, कोई करेगा 8 घंटे, कोई 10 घंटे। मैं कहता हूँ 24 आवर्स, क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक को समझते हुए रात को सो गए हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको उस सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करता है। तो मैं तो 24 आवर्स कहता हूँ, तब जाकर ये चीजें फलीभूत होती हैं। और तीसरा ये है कि पैशंस, क्योंकि इस फील्ड में कब वैकेंसी आएगी, कब उसका एग्जाम होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा, इसमें से किसी भी चीज का कोई सर्टेन आंसर नहीं है। इसलिए पैशंस के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, तो 3 जो आपने सजेशंस मांगे थे, मुझे लगता है ये 3 बेस हैं जिससे आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इस क्वेश्चन का आंसर मच नीडेड था कई सारे एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जब कोई एक नया एस्पिरेंट इस वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। सर कौटिल्य एकेडमी जिन आचार्य चाणक्य के ऊपर इस एकेडमी का नाम बेस्ड है, इनकी कौन सी नीतियों से आप इन्फ्लुएंस पर्सनल लाइफ में होते हैं? सारे, सर एनी ऑल द पॉलिसीज, चाहे वो मंडल सिद्धांत की बात कर लो, चाहे उनके वो रणनीतियों की बात कर लो, है ना। उन्होंने लाइफ के बहुत प्रैक्टिकल चीजें समझाई हैं। उन प्रैक्टिकल चीजों को आप डे बाय डे के लाइफ में यूज करते चले, हर जगह आप सफलता के साथ चलेंगे। सर कोई ऐसी बात जो आचार्य कौटिल्य की आपके बहुत नजदीक है, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना? हाँ डेफिनेटली। आचार्य कौटिल्य की एक जो कहानी के रूप में प्रचलित बात हुई है कि एक बार कोई मंत्री उनसे मिलने आए थे बाहर से, तो जैसे ही वो पहुंचे तो रात का समय था, उन्होंने अपनी पहली चिमनी बुझाई, दूसरी चिमनी जलाई और बात करने बैठ गए। जब बात खत्म हुआ तो उन्होंने वापस उस चिमनी को बुझाया, दूसरा चिमनी जलाया और फिर बात करने लग गए। तो जो आए हुए व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि आपने ये जो किया, तो चिमनी एक ही जल रही है, क्योंकि उस समय चिमनी जला करता था, तो ये 2 बार चेंज क्यों किया? तो उनका एक बात कहना यह था कि अभी तक मैं अपने पर्सनल काम कर रहा था, इसलिए मेरा पर्सनल चिमनी है। आप आए राज्य की बात करने, ये सरकारी चिमनी थी, मैंने जलाई, और जब आप आपने वार्ता खत्म कर दी, मैंने इसे बुझाया, मैं पर्सनल चिमनी वापस जला लिया। कहने का मतलब ये कि आपके राइट्स, आपके अधिकार और आपके कर्तव्य, ये आपके समझ में होनी चाहिए, और ये हर किसी के लिए लागू है, सिर्फ सरकारी लोगों के लिए नहीं। जनरली हम हर चीज के लिए या तो गवर्नमेंट की ओर देखते हैं या गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हर किसी की अपनी ड्यूटी है। और राष्ट्रभक्ति के लिए जरूरी नहीं आप गन लेकर के बॉर्डर पे खड़े रहें, आप अपने ड्यूटीज को घर में बैठ के अच्छे तरीके से कर लें, एक टीचर अच्छे से पढ़ा ले, एक स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर ले, तो अपने धर्मों का पालन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति, अपने ड्यूटीज को पूरा करना, ये बेसिक बातें हैं जो आचार्य कौटिल्य सिखाना चाहते थे, और उन बातों को तो मैं डे बाय डे के लाइफ में एक्सेप्ट करता ही हूँ। हाँ सर, राष्ट्रभक्ति की बात आपने कही,
एक क्वेश्चन में आपसे अभी रिसेंट चर्चा में रहा एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अग्निवीर के ऊपर आपके क्या व्यूज है? क्या आपको लगता है जो सड़कों पे हमने माहौल देखा है, स्टूडेंट ने ट्रेन जलाई है, वो सही है? अच्छा, एक बात सोचें आप, जिन लोगों ने ट्रेन जलाया, ना तो उनमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, ना किसी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली, और ना कोई चेहरा सामने है। ये किसने किया, क्यों किया, ये आज तक क्वेश्चन मार्क है। ना गवर्नमेंट की उसकी फाइंडिंग है, ना किसी प्रकार का एफआईआर लॉन्च हुआ कि किसने किया है। तो ये क्या था, मुझे तो समझ में अभी तक नहीं आया, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी करंट अफेयर्स में नजर रखता हूँ। अग्निवीर डेफिनेटली एक अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है गवर्नमेंट की ओर से, जिसके कई डायमेंशन में इसके इफेक्ट होंगे। यूथ को देखो, एक चीज समझना, 18 साल से 24 साल तक ये जो टाइम है, जनरली यूथ अगर सही डायरेक्शन में नहीं है, वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा होता है। इस टाइम पे अगर अग्निवीर जैसी योजनाओं के साथ व्यक्ति एक बार आर्म्स ट्रेनिंग में आ जाए, सैन्य भावना उसमें आ जाए, तो देशभक्ति, राष्ट्र सेवा, कुछ ऐसी बातें हैं जो तो मतलब एक बेसिक रूप से अपने आप में इंडल्ज हो जाएगा वो। अगर वो चीजें किसी के लाइफ में आ जाएं, मुझे लगता है फिर काम वो कुछ भी करे आगे लाइफ में, उसे काम करने का तरीका कभी भी राष्ट्र हित से अलग हट के नहीं हो सकता। इस वे में देखिए बेसिक रूप में। दूसरा ये कि यूथ को अगर आप फिजिकली ट्रेन करते हैं, मेंटल ट्रेन करते हैं, डेफिनेटली वो आगे किसी भी काम में और आगे अच्छा हो सकता है। और तीसरी लास्ट बात ये कि देश के युवाओं को सही डायरेक्शन की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। डायरेक्शन देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने अगर ये तरीका निकाला है, तो मुझे लगता है कि इसको अपनाया जाना चाहिए। एक बार ट्राई तो करें कि लोगों को अगर एक राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ दिया जाए, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। सर एक क्वेश्चन है जो मुझे शायद आपसे नहीं पूछना चाहिए। वी ऑल नो कि तो मत पूछो, सर पूछ दो। सर ऑलमोस्ट एवरीवन नोस कि कौटिल्य एकेडमी अपने डेडिकेशन, अपने स्टडी मटेरियल्स के लिए जाना जाता है, अपने अच्छे कोर्सेज के लिए जाना जाता है। बट सर अगर आपसे पूछा जाए कि कौटिल्य एकेडमी किसी एस्पिरेंट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अगर उसको सिलेक्शन चाहिए तो ज्वाइन करना चाहिए, अगर उसको कोर्स कंप्लीट करना है तो ज्वाइन करना चाहिए, अगर उसको अच्छे मेंटर्स की आवश्यकता है तो ज्वाइन करना चाहिए, अगर उसको अच्छा टेस्ट पेपर और अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए तो ज्वाइन करना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, अपना प्रीशियस टाइम इस एपिसोड को देने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। आई होप कि ये एपिसोड हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और कई सारा गाइडेंस उनको मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, अब तक हमने बात की है कौटिल्य एकेडमी फाउंडर सिद्धांत जोशी सर से। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में ऐसे कई सारे एपिसोड अलग अलग फाउंडर्स के साथ में और साथ ही कई सारे ऑफिसर्स के साथ में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। डू शेयर दिस वीडियो, hit the like button and subscribe the channel for more updates.